हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों समझे कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या। जिसमें आप देखते होंगे स्टेटमेंट आता है, आर्गुमेंट होता है और कंक्लूजन क्या होता है। ये फर्स्ट आपका टॉपिक। इसमें और क्या होता है, कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, देन उसके बाद स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है। ये सभी टॉपिक से कम आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था, अगर 2019 से देखा जाए जो पेपर होते थे तो हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते थे। अब क्या कर दिया गया है, हो सकता है आपका लॉजिकल रीजनिंग 7 क्वेश्चन कर दे, या डीआई से 5 क्वेश्चन कर दे, आपका मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चन कर दे, हायर एजुकेशन से आपका 2 क्वेश्चन कर दे। अब इनका कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि किसी को बढ़ा सकते किसी को घटा सकते हैं। अब जो जून के एग्जाम भी होने वाला दोस्तों, काफी इसमें एक टफ कंपटीशन है। अब कंपटीशन मतलब नए बच्चे आएंगे और भी स्कूल से फ्रेशर बच्चे आते हैं, तो और आपको अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब शुरू करते पहले जो टॉपिक अभी हमने बात किया कि स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, देन उसके बाद कंक्लूजन क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, डेनोटेशन क्या है और कोनोटेशन क्या है। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। एंड फोर्थ टॉपिक आपका रहेगा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। और फिफ्थ आपका टॉपिक रहेगा परमाणा। देन उसके बाद आपका 6 टॉपिक रहेगा अर्थात नंबर 6, जिसमें आपका टाइप्स ऑफ अनुमाना अर्थात अनुमाना क्या है, जिसमें पढ़ेंगे व्याप्ति क्या और हेत्वाभास क्या है। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे हेत्वाभास। अब हेत्वाभास में पढ़ेंगे माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या और मेजर टर्म क्या है। अब टाइप्स ऑफ हेत्वाभास में बेसिक क्या क्या टर्म है, जिसमें बधित क्या है, आवधित क्या है, सत प्रतिपक्ष क्या है, विरुद्ध क्या है, ये सभी टर्म को समझेंगे। अब पहले समझते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ते हैं पूरे वेस्टर्न कल्चर के आधार पर इसको डिपेंड करता है। अब आप एक लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अगला आपका होता है कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है और सिलोजिज्म क्या है, डायरेक्शन क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, वो अलग आपको होता है। लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ा इसमें सोचने के लिए आपको बनाता है कैसे समझा जाए टॉपिक को। सपोज करिए पहला आपका टॉपिक आता है स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, देन कंक्लूजन क्या होता है। स्टेटमेंट मीन्स होता है जैसे कोई एक कथन बना के दे दिया। अब जैसे आजकल कथन क्या हो गया, किसी भी आप ले सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चे पढ़े लिख करके आज भारत जैसे देश में कहते बेरोजगारी बहुत तेज है, युवाओं को रोजगार नहीं है। अब इसमें दो चीजें होती है। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर मान लीजिए भारत जैसे देश में अगर रोजगार नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर रोजगार है तो उस लेवल क्यों नहीं लोग हैं। क्योंकि आज का जो कॉलेज का बेस होता है, जो आपका यूनिवर्सिटी बेस होता है, यहां पर क्या हो गया, डिग्रियां बिकने लग गई। अब यहां पर क्या है, स्किल लेवल बच्चों को तैयार नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो बनाया, आपने सुन लिया, लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको बी प्रैक्टिकल जब तक आप अप्लाई करके उसको देखेंगे नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आता। अब स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन में आपको बता दिया। तो स्टेटमेंट यही हो गया कि भारत में बेरोजगारी क्यों है। अब उससे 2-3 लोग बैठ करके डिबेट करेंगे। कोई बोलेगा कहाँ बेरोजगारी है, लोग रोजगार करने नहीं चाहते, काम लोग करने नहीं चाहते। तीसरा बोलेगा ऐसा क्यों नहीं, लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल्ड नहीं है। तीसरा बोलता है भाई स्किल्ड भी है लेकिन काम भी नहीं है, तो बोलेंगे क्यों नहीं खुद से कोई बिजनेस करो। अब देखते होंगे लोग अलग अलग तरीके से क्या होता है इस पर डिबेट करते हैं, अपना आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है, या तो पॉजिटिव निकलेगा या तो निगेटिव निकलेगा। जरूर निकलेगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब पॉजिटिव ज्यादातर लोग आशा रखते हैं कि भाई कुछ अच्छा चीज हो, तो यही चीज आपको होता है स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। अब जैसे पहला जो हमने टॉपिक बात किया कौन सा, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट देन कंक्लूजन, ये आपका पॉइंट होता है। अब स्टेटमेंट कोई भी आप बना सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो। बरसात देखा आपने, आकाश में बादल छाए हैं तो आपको लगा बरसात होने वाला है, या ठंडी हवा चल गई इससे लगता कहीं बारिश हुआ है। ये आपका होता है स्टेटमेंट। आर्गुमेंट आप जब निकालते हैं, आर्गुमेंट वही चीज कि भाई ठंडी हवा चलने के कारण है, हो सकता है कहीं बर्फबारी हो सकता है कहीं बारिश हुई हो, ये होता है आर्गुमेंट। कंक्लूजन, ठंडी हवा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, अर्थात बारिश हुई है, इसी वजह से ठंडी हवा चल रही है और ये पूरा निष्कर्ष निकला कि हाँ कहीं बारिश हुई है।
दूसरा स्टेटमेंट आप बना सकते हो किसी भी चीज पे। आजकल के जैसे युवा बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। अब वो क्यों है, कारण है। सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद एजुकेशन में क्या होता है, सिर्फ हमने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, एग्जाम दे दिया, डिग्री ले लिया, बट उसके बाद हमें रोजगार नहीं मिला। अब उसके पास पता चला, आजकल पढ़े लिखे मैं देखता हूँ रोड किनारे रेडी लगाते हैं, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई कुछ तल रहा है। वास्तव में जैसे किसी ने बोला था कि लोग को बिजनेस करना, सबको पकौड़े तलवा दिया, पढ़े लिखे लोगों को सबको देश की जो बेसिकली पढ़ाई की वैल्यू थी उसको खत्म कर दिया। अभी जैसे आप देखते होंगे कि आपको लोग इतना परेशान हो गए, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन क्यों हो रहा है, ये आपका स्टेटमेंट दिया, आर्गुमेंट नहीं करोगे, भाई रोजगार नहीं है, भाई रोजगार जब नहीं काम नहीं मिल पा रहा, काम अगर मिला है तो उनके मन हिसाब की जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया, यही सब पॉइंट होता है। तो आप किसी भी फील्ड के आप स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब इसमें मान लीजिए स्टेटमेंट आप बनाओगे, परमिसेस 1, परमिसेस 2, परमिसेस 1 कोई भी आप दे सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक, परमिसेस आप मान लीजिए एक और बनाते हैं कि रामू इज ए गुड बॉय, रामू इज ए गुड बॉय। अब रामू इज ए गुड बॉय, अब यहां लिखा ऑल बॉयज इज गुड, ऑल बॉयज इज गुड। अब इसमें आपने क्या देखा, अब एक स्टेटमेंट दे दिया। अब यहां लिखा रामू इज ए गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड। अब इसमें जब सभी लड़के अच्छे तो रामू ही क्यों पर्टिकुलर नाम लिया गया, कोई विशेष बात होगी, तो इसे आप क्या करते हो, आर्गुमेंट करते। क्या आर्गुमेंट, कि रामू सबसे अच्छा लड़का हो सकता है, वो सभी बच्चों में से रामू जो है एक अच्छा लड़का है, एक विशेष नाम लिया गया। यही पर आपको ढूंढना पड़ता है, कभी काल माइनर टर्म पूछ लेगा, मेजर टर्म पूछ लेगा और मिडिल टर्म पूछ लेगा। देखिए मिडिल टर्म उसको बोलते हैं जो दोनों परमिसेस 1, परमिसेस 2 में देखने को मिलता हो। ये भी चीज, जैसे गुड यहां पर है, गुड यहां पर है, इज यहां पर है, इज यहां पर है, रामू। लेकिन अगर देखा जाए तो एक विशेष जो दोनों में दिखेगा उसको बोलेंगे मिडिल टर्म, और जो सिर्फ एक लाइन में दिख रहा है पहले में लेकिन दूसरे में नहीं, इसको बोलेंगे माइनर टर्म। अब मेजर टर्म मान लीजिए ऑल बॉयज, ये मेजर की बात कर रहा है, तो ये भी पॉइंट पूछता है, इस पे भी काफी लोग आर्गुमेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट देगा, फिर इस पे डिबेट करोगे और लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे। कंक्लूजन निकलेगा रामू का ही नाम है, रामू इज गुड बॉय। ये जो कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन। अब आर्गुमेंट वही निकालोगे कि सभी बच्चों में से रामू इज ए गुड बॉय है। क्या लिखोगे कि सभी में से कौन अच्छा है, रामू ही एक अच्छा लड़का है। तो यह निष्कर्ष सही निकलेगा। क्यों अच्छा है, हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है होमवर्क अच्छा करता हो सकता है रिस्पेक्टफुल बच्चा, मतलब सबका रिस्पेक्ट करता है। तो आप क्या करते हो, उसको आर्गुमेंट करके कंक्लूजन निकालते हैं। ये टॉपिक आपका कई बार पूछता है कि माइनर टर्म पूछ लेगा, मिडिल टर्म पूछ लेगा और मेजर टर्म पूछेगा। तो माइनर मतलब जो रामू की बात करें, माइनर किसी एक की, मिडिल जो दोनों में कोई चीज दिख रहा हो मिडिल में आएगा, और मेजर की बात है मतलब ऑल बॉयज, एक मेजर पॉइंट इसी पे रखा गया है, ये भी याद रखना। अब दूसरा हम इसी में पढ़ेंगे दोस्तों, आपका आता है स्क्वायर, एक होता है कोनोटेशन, डेनोटेशन, देन तब पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब क्या होता है आपका, जैसे कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन, उसको कहीं कहीं कोनोटेशन बोलते हैं, कहीं कोनोटेशन के बजाय कुछ और भी नाम देते हैं, लेकिन बस इतने समझो, कोनोटेशन एंड डेनोटेशन, डेनोटेशन। अभी क्या है कोनोटेशन, डेनोटेशन, इसको देखिए। कोनो मतलब किसी चीज का एक बार मीनिंग निकालना, जैसे मान लीजिए स्नैक। अब स्नैक मतलब सांप। अब सांप मान लीजिए है, कोई एक सांप है स्नेक,
अब सांप है, स्नेक मतलब सांप, ठीक। लेकिन अब कोई व्यक्ति पता चला मीनिंग निकाल लिया स्नेक मतलब सांप। अब इस सांप को पता चला अलग अलग तरीके से उसको डिनोट कर रहा है। जैसे रात को सोता है, सोने के बाद देखता है उसके सपने में कोई सांप है, उसको डरा रहा है, फुफकार रहा है, तो उसको लगेगा कि आप लगता है आप पे कोई ऐसा आफत आने वाली है, या हो सकता है कुबेर धन की प्राप्ति होने वाली है, या हो आपके जीवन में कोई दुख संकट आने वाला है, या हो सकता है आपको महादेव की कृपा होने वाली। अब जैसे जो रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग निकालते हैं, उसी बोलते हैं डिनोटेशन। बस इतना ही समझना था और ज्यादा डीपली मत जाओ। अब ये क्यों दिया गया, वर्ड दिया गया। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो, जैसे मैं कोई पॉइंट बोला, हो सकता है मेरा पॉइंट कुछ अलग था, आपने उसको अलग पॉइंट में ले लिया। कभी कल होता है ना, आप देखते होंगे कोई बच्चा कुछ कहता है, लोग उसको कुछ अलग व्यू में समझ ले, या टीचर कुछ बताना चाहता है, बच्चे कुछ अलग व्यू में समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक का मीनिंग कुछ अलग कहता है। अब मान लीजिए जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं पर ऐसे कोई एक बना हुआ लाइन है कि यू टर्न, तो अगर अब यू टर्न का मतलब है कि यहां अगर ऐसे कट दे दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, तो एक प्रकार से क्या है, ये आपको डिनोट कर रहा है, संकेत दे रहा है। लेकिन यू टर्न का मतलब लोगों को लगा नहीं, ऐसे जाके ऐसे घूम सकते हैं, लेकिन वहां दिया कि आप यू टर्न नहीं कर सकते हैं, जिसको कोडिंग के रूप में समझाया जाता है। तो उसे बोलते हैं डिनोटेशन, मतलब डिनोट करना, संकेत के माध्यम से समझाना। अब चाहे किसी भी चीज का आप वर्ड ले सकते हो, जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है कनक, कनक से सौ गुनिया खाए बहुरा या पाए बहुरा है। अब कनक माने होता धतूरा, अब कोई धतूरा खाएगा तो पागल हो जाएगा। या कनक माने सोना, अब पता चला बाहर कहीं हंडे कहीं गड़ा हुआ मिल जाए तो उसे लगे पागल हो जाएगा, इतना सोना मिल गया। तो जब आप किसी भी चीज का अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करते हैं, उसे बोला जाता है डिनोटेशन। और जब किसी एक का पहले मीनिंग निकाला कि कनक माने सोना, अब सोना तो निकाल ले, लेकिन कनक माने धतूरा भी होता है, उसने क्या कर लिया, कोनोटेशन किया। लेकिन डिनोटेशन अब उसको अलग अलग तरीके से उसको डिनोट कर रहा है कि सोना मिल गया, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब बहुत चीजें उसमें सोचने लग गया। तो ये सारी चीजें आपको होता है कोनोटेशन और डिनोटेशन। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले समझते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों एक ऐसे आप पहले चार ऐसे लाइन खींचिए, स्क्वायर आप बना लीजिए। यहां पर लिखिए ए, और इसको लिखिए ई, और इसको लिखिए आई, और इसको लिखिए ओ। ये चार लाइन क्या कहती है, ये जो होता है इसको हम पॉजिटिव दर्शाते हैं, ई को हमेशा निगेटिव पॉइंट से, आई को हम ए भी प्लस पॉइंट से रहेगा, और इसको हम निगेटिव पॉइंट से। अब इसमें समझिए क्या है, आई जो पॉजिटिव होगा एक पूरा पॉजिटिव बोलेगा। सपोज करिए मैंने यहां पर कोई एक स्टेटमेंट लिखता, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऑल बॉयज इज गुड, ऐसे लिखा। चलिए कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल कैट इज अ रैट, ऐसे लिख दिया। रैट मतलब चूहा, जो भी है। ये पहला स्टेटमेंट लिखा। अब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, नो कैट इज अ रैट। तीसरा हमने लिखते हैं, सम कैट इज अ रैट। फोर्थ लिखते हैं, सम कैट इज नो रैट। बस इतना हमने चार स्टेटमेंट बनाया, 1 2 3 4, बस यही देखना है। जिसमें आल लगा है जो पॉजिटिव की बात कर रहा है, जिसमें नो है नेगेटिव बात कर रहा है, सम इज कैट पॉजिटिव की बात कर, सम कैट इज नॉट रैट ये नेगेटिव की पॉइंट बात कर रहा है। बस यही पॉइंट को हमें रखना है।
अब पहला जैसे इसमें दिया है ऑल कैट इज रेड, तो आप एक डायग्राम बनाओगे। पहले इसका डायग्राम आप कभी सिलोजिज्म पढ़े होंगे तो कैसे बनाया जाता है, यहां पर आप लिखेंगे कैट का ऑल कैट इज रेड, इसके ऊपर बन जाएगा ये रेड, बस ऑल कैट इज रेड। ये हो गया आपका पॉजिटिव, अर्थात ए की बात कर दिया हमने, ए का ये बना दिया, ये समझ में आ गया, ये हमने ए का बनाया। इसको बोलेंगे अफर्मेटिव यूनिवर्सल, अर्थात ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। दूसरा हम डायग्राम बनाएंगे नो कैट इज रेड, तो एक का यहां लिखेंगे कैट और दूसरा यहां बनाएंगे रेड। ये चीजें आपका दोनों अलग अलग की बात करेगा, जिसमें हो जाएगा आपका कौन सा, ई का हमने डायग्राम बना दिया, इसका निगेटिव की बात कर दिया। तीसरा डायग्राम ये जो आपका सम कैट इज रेड, तो एक कैसे सम का होगा कैट का, एक होगा रेड का, ये हो गया कैट, ये हो गया रेड। अब इसमें सम मतलब कुछ की बात कर रहा है, इसलिए तीसरा हमने बना दिया। चौथा अगर बनाएंगे, कह रहा सम कैट इज नो रेड, तो अर्थात जब कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, ये भी अलग अलग बनेंगे। चौथा आपका बन गया, जो का ये आपका आई का हो गया, और नहीं सॉरी ओ का हो गया, ये ओ का हमने बना दिया, और ये जो आपका आई का बना दिया। ये चार डायग्राम बना दिया। अब ये पॉजिटिव की बात हो गया, नेगेटिव की बात हो गया, पॉजिटिव की बात हो गया, ये भी नेगेटिव की बात हो गया, ये भी कैट, ये भी रेड। बस अब आइए, ये चार चीज आपको समझ में आ गया। अब ये पूछता है ए और ई का क्या रिलेशन होगा, तो क्या नाम दिया जाएगा। ए और आई का अगर रिलेशन जोड़ेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा। ई और ओ का अगर रिलेशन जोड़ेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा। आई और ओ का अगर रिलेशन जोड़ेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा, और अगर ए और ओ को जोड़ेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा। बस यही पॉइंट हमें याद रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए इसमें क्या बनाया, पहले का दिया कि ऑल कैट इज रेड, ठीक है, ये तो बना दिया हमने। दूसरा कह रहा है नो कैट इज रेड, यहां हमने बनाया। तीसरा कह रहा है सम कैट इज रेड, यहां बनाया। चौथा कहता है कैट नो कैट इज नो रेड, अलग अलग है, ठीक। अब यहां पर नाम देगा भाई, अगर ये बोलता है कि ऑल कैट इज रेड और नो कैट इज रेड, इन दोनों का अगर रिलेशन जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे। इनका अगर नाम देंगे उसको बोलते हैं कंट्रारिटरी। क्या बोलेंगे, कंट्रारिटरी, 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 TERY, ठीक है, इसको बोलेंगे कंट्रारिटरी। किससे, ए और ई का, अर्थात पहला और दूसरे का अगर हम रिलेशन जोड़ेंगे, क्यों, ये पूर्ण रूप से ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये निगेटिव है, इसलिए इन दोनों का जो रिश्ता बनेगा क्या होगा, कंट्रारिटरी। दूसरा, अगर मान लीजिए थर्ड और फोर्थ का रिश्ता जोड़ते हैं, अर्थात थर्ड मतलब कौन, सम कैट इज रेड और सम कैट इज नॉट रेड, तब इनका बोला जाएगा क्या, सब कंट्रारिटरी। इनका अगर होगा तो जोड़ा जाएगा सब कंट्रारिटरी, इनका ये नाम दिया जाएगा। याद रखना, और यही चीज पूछता है आपका, कैसे, ऐसे लिख के दे देगा ऑल कैट इज रेड, नो कैट इज रेड, तो पूछेगा इसमें क्या बनेगा, दे देगा आपको कंट्रारिटरी, सब अल्टरनेटिव या कंट्राडिक्शन, ऐसे आपको दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई कंट्राडिक्टरी तभी बनेगा जब एक पूर्ण रूप से पॉजिटिव होगा और दूसरा पूर्ण रूप से निगेटिव होगा। तो जैसे ऑल कैट इज रेड, नो कैट इज रेड, बस इतना अगर है तो कंट्राडिक्टरी लगा दो। और तीसरा अगर पूछता है सब कंट्राडिक्टरी, जब आई के बोलेगा कि भाई सम कैट इज रेड, कुछ चूहे बिल्ली है, और अगला बोलेगा ओ का कि सम कैट इज नॉट रेड। अगर इस तरीके के दो स्टेटमेंट लिख करके आता है तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता बनेगा, यहां पर जो रिलेशन बनेगा उसका नाम दिया जाएगा क्या, सब कंट्रारिटरी। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब अगला तीसरा, ये तो हमें समझ में कंट्रारिटरी सब कंट्रारिटरी हो गया। अब अगला क्या होता है, अगर मान लीजिए ए और आई का रिश्ता हो, किससे, ए और आई, जिसमें ए मतलब पहला और तीसरे से,
बस इसका पूछ रहा क्या कि ऑल कैट इज रेड, सम कैट इज रेड। अब इसका क्या बनेगा, ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पूर्ण पॉजिटिव है, ये सम पॉजिटिव है, मगर है जरूर, निगेटिव की बात नहीं हो रहा। तो इनका नाम क्या दिया जाएगा, अगर इससे इसका होगा इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव। क्या नाम दिया जाएगा, सब अल्टरनेटिव। बस ये पॉइंट इसकी बात करता है। और यही चीज अगर आपका ई और ओ से जोड़ा जाए तो क्या होगा, अर्थात दूसरे से आपका चौथा यहां से, तो इसका क्या बनेगा, ए भी पूर्ण रूप से निगेटिव है, ए भी पूर्ण रूप से निगेटिव, मगर ए भी निगेटिव है। अब यहां क्या बनेगा, इसका भी नाम हो जाएगा आपका सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव। ये पॉइंट को याद रखना, यही चीजें पूछता है, कब आपका कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब आपका सब कंट्राडिक्टरी बनेगा, कब आपका सब अल्टरनेटिव बनेगा, और इधर कब सब अल्टरनेटिव बनेगा। और एक अगला आता है आपका, जब कभी काल ए से ओ का रिलेशन और ए से आई का रिलेशन पूछेगा तब क्या नाम दिया जाए। अर्थात अगर ए जैसे दिया है कि ऑल कैट इज रेड, यहां पर देखिए ऑल कैट इज रेड, ठीक, और यहां पर चौथा जो ओ का हमने दर्शाया था कि सम कैट इज नो रेड, तो इसका क्या बनेगा, इसका नाम विरोधाभास होगा, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट की बात करेंगे, तो ये क्या बनेगा, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। बस ये पॉइंट याद रखना। और यही चीज आपका इधर भी अगर ए से आई का पूछा जाएगा, ई मतलब क्या लिखा है, नो कैट इज रेड, और आई के इसमें बोलेगा सम कैट इज रेड, तो यहां भी होगा आपका कौन सा, कंट्राडिक्शन। यही पॉइंट याद रखना, बस इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है, और इधर से इधर, बस यही होता आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और इसी को थोड़ा सा वही बस याद रखना, कैसे, जैसे अगर बोल दिया गया वही, पहले एक बार फिर से अगेन आई रिपीट, फिर से दोबारा इसको मैं समझा देता हूं, ए ई आई ओ, ठीक। अब ये चार लाइनों को समझ में आ गया। ए का मतलब पॉजिटिव, जैसे हमने बनाया ऑल कैट इज रेड, ऑल कैट इज रेड बना दिया, ठीक। दूसरा नो कैट इज रेड, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। तीसरा आई सम कैट इज रेड, कुछ का बना दिया, ठीक है। और फोर्थ सम कैट इज नॉट रेड, दोनों का अलग अलग कर दिया। आपको ये लगेगा कि यहां भी बोला ये दोनों सम के क्यों नहीं, दोनों एक साथ, क्योंकि नो लगा है इसलिए वो अलग रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये चार हमने जब बनाने के बाद ए का हो गया, ई का और आई का और ओ का, अब यहीं पर हमें जोड़ना था किससे क्या रिश्ता बनेगा और क्या नाम दिया जाएगा। तो जब हमने ए का देखा कि ऑल कैट इज रेड, पहले को हो गया ए का, और दूसरे का नो कैट इज रेड, तो इन दोनों का क्या रिलेशन बनेगा, इसको बोला गया कंट्राडिक्टरी, ठीक। और नीचे आ गए, हमने उसके बाद देखा आई और ओ का, अर्थात जिसमें एक का लिखा है सम कैट इज रेड और सम कैट इज नॉट रेड, इन दोनों को होगा सब कंट्राडिक्टरी। तीसरा उसके बाद ये हमने देखा ए और आई का, ए है ऑल कैट इज रेड, सम कैट इज रेड, इनका बनेगा सब अल्टरनेटिव। और वही चीज यहां पर ए भी निगेटिव है, ए भी निगेटिव, सब अल्टरनेटिव। देन उसके बाद हमने यहाँ विरोधाभास जो हुआ, एक दूसरे विरोध कर रहे हैं, ए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, ए निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यहां पर इसको बोला गया कंट्राडिक्शन। तो ये होता आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं कभी कभी से एक टॉपिक और आता है, फॉर्मल फैल्सी क्या है और इनफॉर्मल फैल्सी। फैल्सी मीन्स होता है चेकिंग बाय द मिस्टेक, गलतियों को ढूंढना। अब जैसे कि मान लीजिए हमें कोई चीज स्टेटमेंट लिखा, बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग हो गया, मान लीजिए कहीं होता है स्पेलिंग गलत हो गया, आपने उसको, तो आपको लगेगा ये फॉर्मल गलती है, लिखावट में हो गया है। बस इतना समझो फॉर्मल फैल्सी क्या है और इनफॉर्मल फैल्सी क्या है।
फॉर्मल फैंसी मीन्स होता है जैसे आपने कोई चीज कि जो एक दिखता है कि गलती दिख रहा है उसको बोलेंगे फॉर्मल फैंसी। कभी कल क्या होता है दोस्तों, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देता। अब जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई चीज लिख रहा था, बाय मिस्टेक हो गया, ह्यूमन नेचर है, लिखावट में कोई वर्ड गलत हो गया, तो जो दिखता है उसी बोलेंगे फॉर्मल फैंसी। और कुछ चीजें होता है वो हाइड होता है, गलतियां हुई हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है, उसी बोलते हैं इनफॉर्मल फैंसी। बस इतना ही पकड़ना है और ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब अगला हम टॉपिक बात करते हैं दूसरा, इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। दूसरा टॉपिक, पेन नहीं चल रहा दोस्तों, एक मिनट, अब लगा। हाँ चल गया। अब दूसरा टॉपिक इसमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। हमने पहला कर लिया, अब दूसरा कर रहे हैं, कौन सा, इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। अभी क्या है इसको पढ़ते हैं, वेन डायग्राम, इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। आपने कभी सुना होगा एक सर्कल ऐसे दे देगा, इसी में आपको कोई ट्रायंगल बना देगा, या इसी के बीच में आपको कोई एक ऐसे स्क्वायर बना देगा, बस ऐसे देता है। अब इसी में आपको इवेल्युएशन करना है, वर्ड बेस पे हो सकता है, नंबर बेस पे हो सकता है, बस दो बेस पे आपका बनाता है। कौन कौन सा, वर्ड बेस पे और नंबर बेस पे। वर्ड मतलब जैसे कोई शब्द के आधार पे, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, एक होगा आपका शब्द के आधार पे, शब्द के आधार पर, शब्दों के, चलो ठीक है, शब्दों के आधार या शब्दों के, ठीक है। दूसरा होगा आपका अक्षर, जिसको बोलते हैं लेटर बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, नंबर लिखते हैं, संख्या जिसको बोलते हैं, बस इतना दे देता है। अभी समझिए, पहले समझते हैं आपका वर्ड पे, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वर्ड बनाया, लेटर बनाया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी दे दिया, ऐसे करके देगा। लेकिन उसका एक वर्ड बनाएगा, किसी को डॉक्टर बोलेगा, डी और कर देते हैं डॉक्टर, किसी को मान लीजिए इंजीनियर के ENG कर देते हैं, समझ जाइए। और मान लीजिए इसको ए से हमने डिनोट किया था और इसको हमने बी से डिनोट किया, ठीक, लेकिन यहाँ नाम दिया डॉक्टर और इंजीनियर। सर्कल को हमने मान लीजिए यहाँ पर प्रोफेसर साहब से दे दिया, बस इतना समझो, और इसको हमने नाम डी दे दिया, बस ठीक है। अब इसे पूछेगा, और उसके बाद यहाँ पर कोई एक लेटर और लिख दिया के। अब आपको इसमें इवेल्युएशन करना है, पूछेगा ऐसा कौन सा लेटर है जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तीनों को डिनोट करता होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर प्रोफेसर डी से डिनोट है पूरा सर्कल, ए से हमारा जो ट्रायंगल है वो डॉक्टर से डिनोट किया गया है, और स्क्वायर जो पूरा इंजीनियर से डिनोट किया गया है, लेकिन ये बताइए कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा अक्षर है या एक अक्षर है जो तीनों को डिनोट कर रहा है, जो तीनों में बैठता है, तो बोलेंगे के है। बस यही चीज का आपको इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। ये हो गया आपका, जैसे नाम दे दिया और लेटर दे दिया। दूसरा होता, अब इसी को मिटा करके बनाते हैं, इसी में आपका दे दिया जैसे नंबर दे देगा। अब तो मान लीजिए डॉक्टर है, सब लोग हैं, इसी में नंबर दे दिया, कैसे, इसको 20 कर दिया, इसको 30 कर दिया, ठीक है, और इसको 50 कर दिया। तो पूछेगा, अब इसे मान लीजिए कोई दे दिया 30 या 10%, 10 दे दिया। अब इसमें कोई एक का बेस बनाएगा कि बताइए डॉक्टर को, अगर डॉक्टर से और प्रोफेसर के बीच में अनुपात क्या है, या ऐसे रेशियो पूछ लेगा, या डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कितने का डिफरेंस है, या जो आपका तीनों कॉमन कर रहा है 10 और डॉक्टर से तुलना करके बताइए कितने का डिफरेंस है। जिसमें आपको मतलब एक प्रकार से मैथ लगाना पड़ेगा, कभी माइनस करना पड़ेगा, कभी जोड़ना पड़ेगा, कभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी परसेंटेज निकालना पड़ता है, इसी को बोलते हैं आपका नंबर। तो इसमें आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करेंगे। अब जैसे कैसे, मान लीजिए सिंपल सी बात है, आपको दे दिया कि डॉक्टर और इंजीनियर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो भाई अगर डॉक्टर 20 है, इंजीनियर 30 है, तो आप 30 - 20 करो, कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का है, ठीक। या इसी एक सिंपल तरीके से आपको बात किया। फिर पूछ सकता है
कि डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तीनों का एक एवरेज बताइए कितना है। तो तीनों का आप जोड़ोगे, कौन कौन सा, 50 आपका प्रोफेसर प्लस आपका 20 ये करोगे प्लस 30 ये करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 100। अब इनका आप एवरेज करोगे कैसे, 3 से डिवाइड करो, 1 2 3, तो आप डिवाइड करोगे 3 से। अब जो भी आ गया 9 3.33 जो भी आएगा यही आएगा। तो एक औसत। अब फिर पूछेगा जो तीनों में कॉमन है उसका रेशियो निकालिए। हो सकता है ये सब निकालने के बाद इससे जोड़ दे। तो आपको बार बार क्या होगा, कभी जोड़ना, कभी घटाना, कभी किसी को बेस बनाना, या कभी उससे कंक्लूजन करना, मैथ करके पूरा आपको जोड़ना, घटाना, जो आपका मल्टीपल मतलब गुणा भाग करना, इस तरीके से आप सारी चीजें निकालते हैं। इसको बोलते हैं नंबर बेस। बस यही होता है आपका वेन डायग्राम ऑफ इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेसिक चीजें आपको बताते हैं दोस्तों। बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, कोई कठिन चीज नहीं है। आइए अगला पॉइंट हम बात करते हैं। अगला पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। कौन कौन सा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपका इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ये चीजें आपको पूछता है। अब ये समझना कि भाई डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है। ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव इन्हीं का दोनों को बेसिक चीज समझना होता है। अब इसका हमें क्या करना, मूल्यांकन करना है। डिडक्टिव मीन्स होता है जनरल टू पर्टिकुलर और इंडक्टिव होता है पर्टिकुलर टू जनरल। लेकिन ये है क्या, जर्नल, जी फॉर जर्नल से किधर को आप चलते हो, पर्टिकुलर। तो ये किसको आप बुलाओगे, डिडक्टिव। और इसी को आप पलट दो, पर्टिकुलर से जब आप चलते हो किधर, जर्नल की तरफ, इसको बोलेंगे इंडक्टिव। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, डिडक्टिव कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव कैसे है। पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं तब समझते हैं। अभी तब इसमें और क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। और आपको पहले वैलिड क्या है, पहले इसको बता देते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, ये पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ये चीज आपका इंडक्टिव में। स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, मतलब कमजोर क्या है। और तीसरा कॉन्जेंट क्या है, यहां पर कॉन्जेंट और एक अनकॉन्जेंट। ठीक है, ये टर्म को याद रखना है, वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड, स्ट्रॉन्ग, वीक, कॉन्जेंट, अनकॉन्जेंट, ये चीजें आपको याद रखना है। अब इसमें हमें मान लें कि समझना है कि भाई कौन सा डिडक्टिव है, कौन इंडक्टिव है। अब जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल। अब एक मान लो रट्टा बता दिया, लेकिन ये समझना कैसे पता चलेगा कौन डिडक्टिव और कौन इंडक्टिव है और ये कहना क्या चाहता है। आप जब रिसर्च पेपर तैयार करेंगे तो वहां पर ये चीजें काफी बार पूछा जाएगा आपको। जब आप थीसिस लिखेंगे, जब आपका टॉपिक बनाएंगे, बार बार आपको मेथड्स पूछा जाए, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, क्वांटिटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, यही पॉइंट आपको बार बार पूछता है। अब पहले समझेंगे एक स्टेटमेंट के माध्यम से इसको। मान लीजिए मैंने कोई एक वर्ड लिखा कि एक पहला परमिसेस लिखते हैं, परमिसेस 1, ऑल बॉयज, ऐसे समझो, ऑल बॉयज इज गुड। ठीक, दूसरा परमिशन लिखते हैं, रामू इज गुड बॉय, गुड बॉय। बस अब ये समझो क्या है, ध्यान से देखो इसमें, ऑल बॉयज इज गुड,
ऑल की बात कर रहा है तो मतलब एक जनरल सी बात कर रहा है, सभी बच्चों पे लागू हो रहा है। सभी लड़के क्या हैं? अच्छे हैं। लेकिन रामू इज ए गुड बॉय, रामू का एक विशेष नाम लिया गया, एक पर्टिकुलर। जब इस तरीके का आपके सामने का स्टेटमेंट आता है, पहला जनरल की बात करेगा और दूसरा आपका किसी पर्टिकुलर का नाम ले लेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या कहलाएगा? जनरल टू पर्टिकुलर। और जनरल टू पर्टिकुलर अगर हुआ तो इसको बोला जाएगा डिडक्टिव। अब इसमें हमें क्या देखना है? पहला जो होता है इसी बोलते हैं क्वांटिटिव, क्वांटिटिव मतलब एक मात्रा की बात कर रहा है। लेकिन विशेष किसका नाम लिया गया? रामू का, अर्थात ये हो गया आपका क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव हो गया क्वालिटेटिव, बस ये हो गया आपका गुणवत्ता की बात, विशेष किसी व्यक्ति का नाम लिया गया। तो जब आपका जनरल से पर्टिकुलर की चलेगा तो इसे बोलेंगे डिडक्टिव। अब इसमें कैसे? वैलिड कौन सा शब्द आया और इनवैलिड क्या आया? पहली चीज वैलिड मतलब क्या हो गया? गुड की बात कर रहा है। लेकिन साउंड किसका नाम लिया गया? एक रामू का नाम लिया गया। तो जब आपको वैलिड और साउंड दोनों स्ट्रॉन्ग दिखते अच्छे, तो ये पॉइंट अगर ठीक है तो आपका डिडक्टिव हो गया। बस इतना याद रखना है और कुछ ज्यादा ध्यान मत दो। यही चीज को आप थोड़ा सा इसे पलट दो, उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? यहां पर बताते हैं, यहीं पर लिख दो रामू इज अ गुड बॉय, ऑल बॉयज इज गुड। बस इतना लिख दिया। अब हमने सभी चीज को क्या कर दिया? पलट दिया। क्या पलट दिया? पार्टिकुलर टू जनरल। अब पार्टिकुलर किसका नाम आया? रामू का। और जनरल सी बात हो गया ऑल बॉयज का। बस यही चीज है। जैसे आप सभी डिडक्टिव को पलट दो तो आपका इंडक्टिव आ जाएगा, इंडक्टिव को पलट दो तो आपका डिडक्टिव आ जाएगा। बस इतना याद रखना। अब यहां पर क्या स्ट्रॉन्ग क्या है? रामू की बात हो रहा है। ठीक। कॉन्जेंट कौन है? एक बॉयज अर्थात गुड की बात कर रहा है। बस कॉन्जेंट गुड, बस यही चीज याद रखना और कुछ नहीं। इस तरीके की चीजों को आपको बस इतना समझना, ज्यादा डीपली मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। डिडक्टिव के जितने पोर्शन है इसको पलट दो इंडक्टिव, इंडक्टिव को अगर पलट दो तो आपका इंडक्टिव पलटोगे तो आप क्या आएगा? डिडक्टिव। बस इतना याद रखना। जब आर था जनरल और जब एक किसी व्यक्ति का नाम लिया गया तो पर्टिकुलर। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से क्या होता है? क्वेश्चन देखिए, अगर आप पढ़ोगे कैसा लगेगा? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्या ऐसा लगेगा आपको? हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ टॉपिक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। चलिए, अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग हमें क्या क्या पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। पहला इसमें आपका आता है, दो पार्ट ऐसे कर लो। लगता है आज पेन लाना पड़ेगा दूसरा सब। एक को बोलते इसमें ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। दूसरा आपका होता है हेथोडॉक्स, हेथोडॉक्स। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा रुक जाता हूं, बाद में आता। आवाज काफी डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में। एक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स
और एक बोलते हैं हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स अभी क्या है ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स, इसको समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो गॉड में या ईश्वर में विश्वास रखते, बिलीव करते हैं, इनकी बात करता है। दूसरा हेथोडॉक्स जो गॉड में नॉट बिलीव, जो बिलीव मतलब विश्वास नहीं रखते हैं, बस इतना समझना है। अब ऑर्थोडॉक्स आप सुनते होंगे, ये लोग जो बेसिकली अगर देखा जाए 4 वेदा, जो आपका वेदा है और उपनिषद या आपका पुराना, इस तरीके का आप देखते होंगे। जो लोग रामायणा, महाभारत, ये सारी चीजें जितने हैं, कर्मकांड, पाखंडी, ये सब जो क्रियाकलाप करते हैं, सब बैठ के दिन रात ज्ञान अपना देते रहते हैं। और ये जो होता है हेथोडॉक्स क्या होते हैं, ये जो गॉड विश्वास नहीं रखते, इनमें आपका आता है जैसे जिसको आजकल लोग बोलते हैं हिंदुज्म। ये लोग ज्यादा इसमें भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि ये लोग भाई इन्हीं सब चीजों पर अपना जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है, इसको बोला गया ऑर्थोडॉक्स। तीसरा हेथोडॉक्स मीन्स होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाका बोलते, कहीं पे चारवाक, आजीविका, बस ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, गॉड पे विश्वास नहीं रखते। ये किससे भी, तो इसके किस चीज को मानते हैं, ये लॉजिक एंड साइंस, अर्थात ये तर्क और विज्ञान की बातें रखते हैं। लेकिन ये कोई भी चीज हुआ, भूकंप आया, लगता है शेषनाग जी अपना फंड हिला दिए, या बाढ़ आया, लगता है इंद्र कोप गए बरसात कर दिए। इनका अपना मान्यता है, अपने वेद किताब खोलेंगे उसी पे अपना जीवन शैली चलाते रहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं भाई, ऐसा नहीं है। बरसात अगर हुई है तो लो प्रेशर हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, क्लाउड बना तो वहां पर क्या होता है, नमी आता है, जब गर्म और ठंडी दो चीज मिले, बादल बना, उसके बाद बरसात होने लगती है, क्लाइमेट चेंज होती है, मौसम चेंज होता है। इस तरीके के पूरा लॉजिक और साइंटिफिक चीजें बात करेंगे। लेकिन ये कब बात करेंगे कि लगता है इंद्र जी बारिश कर दिए, या हो सकता है कोई बाढ़ आ गया, लगता है बहुत भयंकर प्रकोप आने वाला है, इनका अपना ये सब चीजों पे विश्वास रखते हैं। तो जिसमें बेसिकली आप 4 वेद पे ज्यादातर सवाल उठता है। यह सवाल मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इस पे बात करते हैं। 4 वेद कौन कौन, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किस चीज की बात करता है, ये हमेशा मंत्र की बात करता है। आप देखते होंगे लोग जैसे मंत्र पढ़ दो, ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी क्या है, इनको लगता है कि मंत्र को उच्चारण करने से देवी प्रकट हो जाएंगी, या गायत्री मंत्र पढ़ने से देवी हमारे जीवन में कृपा कर देंगी। ये इनका अपना बिलीफ सिस्टम है, जिसको मानते भाई, दिल पे मत लेना। पता चला कोई उल्टा सीधा कमेंट करे, मैं सिर्फ चीजों ज्यादा नहीं पढ़ता। अगला यजुर्वेदा यही क्या होता है, जो मंत्र था इसको कोई किताब में उसको बढ़िया से लिख दिया कि प्रोज और पोट्री बना दिया। जैसे आप देखते होंगे जब कोई जिसमें सोरठा है, छंद है, गुरु है, लघु है या अलंकार है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके एक पोएम के रूप में लिखा जाता है तो उसको पोट्री बोलते हैं। अब कोई एक लिटरेचर के रूप में लिख दिया जाता है, कोई कहानी के भी बता दिया जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोज बोलेंगे। तो एक प्रोज होगा, एक पोट्री होगा। इस तरीके से गद्यांश एवं पद्यांश के माध्यम से चीजें लिखी जाती है।
अगला बात करते हैं साम वेदा। यही मंत्र को जब आप संगीत के माध्यम से, जैसे कि म्यूजिक के माध्यम से बैठ करके कहीं गायन कर रहे हो, अब गायन कर रहे हो, जो भी आप देखते होंगे, जैसे सुबह सुबह आपने सुना होगा रेडियो चैनल पे या टेलीविजन पे सुबह सुबह भजन आता है, तो उसमें मंत्रों का बढ़िया गायन होती है। तो इसी को बोलते हैं साम वेदा। और अथर्ववेदा उसको बोलते हैं जिसमें जादू है, टोना है, मैजिक जिसको बोलते हैं, और डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, कृषि है, ये सभी चीज किससे जुड़ा? आपका अथर्ववेदा। ये 4 वेदा और इनका उपनिषद प्लस होता है पुराना। पुराना मीन्स पुराण बोलते हैं इसको, पुराना मतलब पुराण। ये 18 इनका पुराण है, जिसमें सुने होंगे लोग क्यों शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये नाम सुने होंगे कभी भी। ये सब पुराण की बात करता है। इनके बेस पे बोलते हैं भाई समुद्र पुराण से देख के बता सकता आपका जीवन कितना बेहतर होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा। जो आजकल एस्ट्रोलॉजर लोग बने हैं, ये सब इन्हीं के आधार पर बात करते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजर कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था, ये पूरा आपका मिस्र का कॉन्सेप्ट था। जो पहले वहां के लोग आते थे, तो देखो लोग माइग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें कहीं देके जाते हैं। जैसे भारत में कभी आपको सर्च करना कि क्या टमाटर भारत की है, नहीं है। मिर्ची भारत की नहीं है। बहुत सी फसलें, गाजर यहाँ की है, नहीं है। गन्ना यहाँ की नहीं है। बहुत सी चीजें जो है फसल नहीं है, सब विदेश से आया है। वैसे बहुत सी चीजें हमें विदेश से भी मिली है और भारत के लोग उसको एक्सेप्ट किए हैं, अपने जीवन में उतार लिए हैं। जैसे शर्ट पहनते, कभी शर्ट भारत की थोड़ी है, ये तो फॉरेन का कॉन्सेप्ट है। शर्ट पैंट टाई जूता ये सब वहाँ कॉन्सेप्ट है। यहाँ का क्या था, एक चीवर पहनते थे, खाली एक कपड़ा जैसे होता था, बस उसी को लपेट लेते थे, बस और कुछ था नहीं। जब से कैंची का आविष्कार हुआ तो नए नए फैशन का आविष्कार हुआ। ठीक उसी प्रकार से तो आप देखते होंगे जो काफ़ी चीज़ें हमें मिलता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर कहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ का नहीं, वो बाहर का है। बाकी यहाँ के लोग उसको कई हजारों साल से जोड़ के रखे तो बोलेगा अभी यहाँ हो गया, और एक कहने की बात है। आप कभी इस पर रिसर्च करना, सोचना। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसका? ऑर्थोडॉक्स का। अब बात करते हैं हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स क्या होता है? कहीं कहीं इसको HY लिखते हैं, कहीं कहीं HE भी लिखते हैं, तो बस ध्यान रखना। तो बुद्धिज्म पहले इसमें आता, जो गॉड को नहीं मानते बुद्धिज्म। ये कहते देखिए भैया, दुख सुख जीवन का एक हिस्सा है। दुख भी होगा, सुख भी आएगा, और दुख अगर है तो उसका उपाय है, उसका समाधान है, उससे निकला जा सकता है। सुख है तो उसका भी कोई उपाय है। कहीं ने आपने बेहतर किया तो आप जो चीजें चाह रहे हैं पा रहे हैं। आप अगर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जिसके कहते हैं कि अगर सही डायरेक्शन में आप काम नहीं करोगे, सही डायरेक्शन में आप डिसीजन नहीं लोगे, तो आपका उल्टा पुल्टा डिसीजन लोगे तो उसका उल्टा पुल्टा ही चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं सही एक्शन, सही डायरेक्शन, आप जब काम करोगे तो आप सही चीज में आगे बढ़ोगे। तो लॉजिक और साइंटिफिक बात करते हैं। इनमें 3-4 ब्रांचें आती हैं बुद्धिज्म में, हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान। पहले समझाते हैं हीनयान क्या है। हीनयान वो कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई ज्ञान दिया, मैं कोई बात यहाँ लिख दिया, आपको बता दिया, अब आपको लगेगा कि ऐसे बायस है कि अनबायस टीचर है, कैसी बात करता है, हिंदुज्म को ऐसी बात करता है, बुद्धिज्म कैसे बात करता है। आपको समझना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म मतलब यही है कि अगर हम मान लीजिए किसी का 100 रुपया खाएं, कोई हमें खिला दिया कुछ कहीं पर, तो हमारा धर्म बनता है उसको भी हमें देना चाहिए। या कोई हमें सेवा किया तो हमारा भी पड़ता है ये सेवा कर्तव्य किसी दूसरे पे निकाले। यही होता है धर्म। यही होता धर्म, मतलब जो नेचर ने बनाया। अगर सुबह और शाम होता, हम भी उसी तरीके से नेचर के हिसाब से चलते हैं, और नेचर के अनुसार अगर चलेंगे, यही धर्म है। नेचर ने जो चीजें बनाया उसको सोच समझ के बनाया है। अगर आप नेचर के विपरीत चलोगे, नेचर से अनुरूप चलोगे, पता चला अब जैसे बहुत लोग होते नहीं, अपने इंद्रियों पे काबू रखो, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, यहाँ भी मत देखो, ये चीज मत खाओ, वो मत करो। भाई सब चीजें आपको बना है खाने ही के लिए। आप अच्छे खाना नहीं खाओगे, अच्छी नींद नहीं लोगे, तो आपका माइंड एक्टिव कैसे होगा? आप सोचो। आपको भाई अगर मुंह दिया है, हाथ दिया है, कुछ काम करो, खाओ पियो, सो, बस और क्या करना है। इस दुनिया पे जो जनरेट है, जो दुनिया जनसंख्या बढ़ रही, चलना भी चाहिए। एक ना सबके देखो एज लिमिट कर दिया, कोई 60 पे निकल जाता, कोई एक्सीडेंट में मर जाता। मरना भी सत्य है, जीना भी सत्य है, इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। लेकिन मानव ने कुछ ऐसे भौतिक जीवन में अपने आप को इतना बांध लिया, लगा सब कुछ अब यही है, इसके अलावा कुछ दूसरा है नहीं। इसीलिए लोग क्या हो गया, डिप्रेशन के शिकार में चले गए। अजीब, कभी बैठ के घाट पे कभी जाओ जहां मुर्दे जलते हैं, वहां 10 मिनट बैठो, आपका दिमाग खुल जाएगा कि एक दिन तो हमें भी यहीं आना है। आना ही है, चाहे 60 साल बाद, चाहे 70 साल बाद, आना तो आना ही है यहाँ पर।
जिस दिन ये मन में आपके विचार आ गया तो आप किसी भी काम से ना तो डरोगे और ना ज्यादा सोचोगे। आपको लगे ये तो सही बात है यार, बढ़िया मस्त जीना है, क्या फालतू का, चाहे छोटी नौकरी मिली चाहे बड़ी नौकरी मिली, जो काम मिला उसको 100% समय दो। ये इसी पॉइंट को समझाते हैं। तो जिससे दिमाग, कहते हैं चक्षु खुलना, आंखें खुलना, दिमाग खुल जाना, सोचने विचारने की ताकत खुल जाना। जैसे आज भी देखते हैं कि समाज में जातियागत लड़ाइयाँ होती है, धार्मिक लड़ाइयाँ होती है, मेरा धर्म बड़ा तुम्हारा धर्म छोटा, मेरी बड़ी जात तुम्हारी छोटी जात। अब इससे लोग आजकल लड़ते हैं। यही लोग पैदा करके दिए ये यहाँ से। ये आगे इसमें आप पढ़ोगे तो वर्णा सिस्टम, ये बहुत चौपट किया देश को। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो बुद्धिज्म है इन्होंने इस चीज को खंडित किया, तोड़ दिया, बताया कि भाई यही ऐसा नहीं होता है। दुख है तो दुख का साधन है, और इंसान में कोई भेद नहीं होता है। जानवर भी अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही जंगल में साथ में रहते हैं। वहां से जो कॉन्सेप्ट उठा था का, जिसको बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंब मतलब कुटुंब मतलब परिवार। इस धरा पे जितने भी जीव जंतु कितने भी अलग अलग है लेकिन सब मिलकर रहते हैं। तो मानव क्यों नहीं मिलकर रह सकता है? वो जो ये एक जानवर वाली प्रवृत्ति मानव के अंदर थी ना, जो सोचने समझने थोड़ा सा दिमाग दिया, इसको गलत लोग डायरेक्शन में ले गए। तो इस चीज को उन्होंने आत्मचिंतन किया, बैठा सोचा। जैसे आप देखते होंगे अभी पूरे दुनिया में कभी यूक्रेन कभी रसिया का वार हो रहा है, कभी इजराइल और फिलिस्तीन का वार हो रहा है, कभी कनाडा और पता नहीं, कभी अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है, कभी भारत में मणिपुर में चल रहा है। आप सुनते होंगे सब जगह मार काट लूट, कभी एक्सीडेंट, कभी ये व्यक्ति इतना ऊंचे हो गया तो इसके नीचे कैसे करना है, ये अपोजिशन पार्टी मेरे खिलाफ कैसे हो गया, इसको रास्ते में एक्सीडेंट करवा देना है, ये इसके खिलाफ षड्यंत्र, इसके पीछे ईडी लगवा देना, सीबीआई लगवा देना। ये सब क्या है? कौन सा ऐसा खुशी ढूंढने के चक्कर में तुम लोगों के पीछे पड़े हो? ये वही चीज समझाए कि भाई मानो हो तुम, कोई चीज नहीं, तुम्हें सोचने समझने दिमाग दिए, इसको सही डायरेक्शन में लगाओ। अब इसी को इतना लोगों ने इतना उलझा के अपने आप को रख दिया है, इसलिए देखते होंगे शाम को नींद की गोलियां खाते तब उनको नींद आती है, क्योंकि उन्होंने इतना अपने आप को माया जाल में फांस दिया। घर परिवार बीवी बच्चे जॉब घर ये वो, कोई कुछ बोला उस पर एग्रेसिव हो जाना, कोई नहीं बोला उस पर एग्रेसिव हो जाना। इस सभी पॉइंट की इन्होंने समझाया बैठ के। सपोज करो अगर मान लो मैं या और भी 10 लोग हो, एक कोई एरिया है, वहां पर 5 लोग एक्सपायर हो जाओ, मर जाओ, 3 लोग और चले जाओ, अकेले आप क्या कर लोगे मुझे बताओ? कौन आपको राजा बोलेगा, कौन आप इसके लिए प्रजा रहोगे, या कौन किस पे आप शासन करोगे? जानवर पे? जानवर आपको खा जाएंगे। ये नेचर इसीलिए बनाया था कि मानव के पास अगर ताकत दिया, दिमाग दिया, ना तो मानव सबसे कमजोर है, न बरसात ज्यादा झेल पाता है, न ठंड ज्यादा झेल पाता है, न गर्मी ज्यादा झेल पाता है, लेकिन वो दिमाग उसके पास है जिससे सब सुविधाएं बनाता है। लेकिन इसी दिमाग को इतना ज्यादा उसको कैटेगरी में बांट दिया कि लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली, अपर फैमिली, ये जो डिवाइड किया ना ये दिमाग, यही जो पूरा डिवाइड किया है, यही डिवाइड एंड रूल के आधार पे अपना सत्ता बना के रखा। लेकिन वो सत्ता किस काम का? किसी की डरा के थोड़ी सत्ता पाया जाता है, किसी के दिल में घुसो तब सत्ता होती है। ये बहुत कुछ इसी के लिए बोलते हैं कि करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए। तो जो विचार दिए उसी को बोलते हैं हीनयान। और हीनयान मतलब जिन्होंने उसके विचारों को समझा। और वो भी ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मेरे विचार को तुम लोग इतना भी मानो, जब तक आपको सत्य नहीं लगे तब तक मत मानो। उसको सत्य के कसौटी पे रख करके परखो, ये बात सत्य है कि गलत है। मैं अगर कोई पॉइंट यहाँ बताऊंगा बाय मिस्टेक कोई गलत है तो मैं नहीं करो, एक्सेप्ट करो, किताब भी खोलो, पढ़ो और वीडियो देखो, अगर गलत उसको निग्लेक्ट करो और उसको क्रिटिसाइज करो। ये होना चाहिए, आपको खुद का विचार होना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपनी, यही होता है। सुनो सबकी, राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका अपना भविष्य है। जैसे बहुत से लोग मोटिवेट करते हैं, देखिए जीवन में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। उनका अपना पॉइंट है, वो अनुभव लेके जी रहे हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा वो अनुभव थोड़ी लेने आया है, उसको भाई पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, परिवार भी देखना है। वो अनुभव के लिए थोड़ी जीवन में आया है, अनुभव ही लेते रहेगा। काम भी तो चाहिए उसको, रोजगार भी तो चाहिए, तो उसका अपना पॉइंट है। और जिसका पेट भरा हो तो अपने तरीके से बात करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मेरा हर विचार आप पे सब कुछ सटीक बैठे, आपका भी अपना दिमाग लगाओ, अपना बुद्धि को दौड़ाओ। इसी बुद्धि से बुद्धिज्म निकला है। और हर एक व्यक्ति अपने आप में बुद्धिज्म है, अपने आप में एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकता है। ये विचार डीएनए का कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं हीनयान। दूसरा होता महायान। महायान मीन्स होता था जहां पर गुरु जी विचार तो दिए,
लेकिन अब विचारों को नहीं माना गया। अब उनका जो टीचिंग था कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि गुरु जी की मूर्ति लाके घर में रख ली। अब लगा गुरु जी की मूर्ति आ गई तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। यही से क्या हुआ, सोचने समझने की ताकत जो थी वो डिक्लाइन होने लगी। और जब डिक्लाइन होने लग गया तो मानो क्या होता है, एक पतन की दुनिया में चला जाता है, अंधविश्वास से फैलना शुरू हो गया। ये कॉन्सेप्ट आ गया महायान में। महायान में थोड़ा चलो ठीक ठाक थोड़ा सुधर गए, लेकिन उसी में एक नया और घुस गया, वज्रयान। अब वज्रयान क्या हो गया, उसमें कर्म कांड चल गया, बलि प्रथा चल गया। ठीक है, बकरे को बलि दो तो देवी खुश हो जाएंगी। किसी 2-4 आदमी पकड़ करके कहीं पुल अगर नहीं टिक रहा तो हम बलि दे दो तो पुल टिक जाएगा। अब ऐसे ऐसे मान्यताओं पे चल, इसको वज्रयान कॉन्सेप्ट हो गया। अब मानव जो किसी ने जो विचार दिया उस पर जाने के बजाय किसी और चीज पे भटकने लग गया, क्योंकि अपना दिमाग ज्यादा चला गया। अब इसमें और भी ब्रांचें आगे घुस गई, उनके और तोड़ खंडित कर दिया गया। ये चीजें आपको याद रखनी। तो इनके कुछ ग्रंथ हैं, कुछ किताबें हैं जिसको बोलते हैं धम्मपद। धम्मपद का कॉपी ही आपका मिलेगा गीता, और जितने रामायण महाभारत मिले सब ये जातक कथा की कहानियां, ये हमें सीख देती थी। जैसे आप रामायण देखते होंगे तो रामायण बोला क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही चीज है ना आपका रामायण महाभारत और गीता। रामायण क्या कहता है, क्या करना चाहिए, और महाभारत कहता है क्या नहीं करना चाहिए, गीता कहता है कैसे करना चाहिए। ये सब जातक कथा की कहानियां, यहाँ से लोग कॉपी पेस्ट करके अपना अपना लोग ब्रांच खोल के बैठ गए। इसलिए देखते होंगे हिंदुज्म धर्म में लोग बोलते भी है कि हिंदुज्म से निकला बुद्धिज्म, लेकिन अगर आप जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब खुदाई करता है तो पता चलता सब कण कण में जो बोलते नहीं, कण कण में ईश्वर है। कण कण में ईश्वर मतलब जहां खोदो वहीं बुद्ध मिलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मान्यताओं पे जिंदगी नहीं चलती, सबूत पे जिंदगी चलती है, तथ्यों पे चलती है, फैक्ट पे बात होनी चाहिए, ना कि जो कोई आया गपोड़ दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ये आपका पतन का कारण बन सकता है। आइए तो अगला पॉइंट हम बात, इनके कुछ किताबें हैं और भी हैं। हमने जैसे बोला धम्मपद है, या विनय पिटक, सत्र पिटक, अधम पिटक, त्रय पिटक, बहुत सी इनकी किताबें हैं। तो उनको कभी आप पढ़िएगा, काफी सीखने को मिलेगा। अगला बात करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म मीन्स होता है इनमें ऐसी में से जो कृषक लोग होते थे, जो खेती करते थे। अब इनको लगा खेती करते थे तो इनमें एक ब्रांच और टूट के निकलता है जिसको वैश्य बनते हैं, बन जाता। अब इनको क्या लगा कि देखिए खेती करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, तो लगा कि एक हिंसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो खेती करना बंद कर दिया। इनमें 2 ब्रांच निकल के आता है जैनिज्म में, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर उसको बोलते हैं जो कहते हैं कि देखिए हमें ईश्वर ने तो पैदा किया, लेकिन कोई कपड़ा पहन के हमें थोड़ी जन्म लिया, भाई हम नंगा रहेंगे, जहां मन में आएगा वहीं पर बैठ जाएंगे, हिमालय के गोद में रहेंगे, नदी किनारे रहेंगे, नारा में सोए रहेंगे। नाड़ा मतलब एक मैनरा टाइप होता है, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, बोले वहां अपना कुटी बनाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, कंदमूल खाएंगे, नंगे पड़े रहेंगे, जिनको नागा बाबा बोलते हैं, साधु बोलते हैं। ये लोग हो गए दिगंबर। दूसरा होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर उनको बोलते हैं जो सफेद वस्त्र कपड़े धारण करते हैं, मास्क लगा के रखेंगे, सफेद कपड़े पहन के रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं श्वेतांबर। इनकी 2 ब्रांचें होती हैं। अगला होता है चारवाक। चारवाक कहता है कि देखिए अपनी जीवन है, अगर बेहतर जीना है, कुछ अच्छा करना है, अगर आपको पढ़ाई करना है तो ठीक है करो, नौकरी करना है तो करो, कुछ खाने का दिल है तो खाओ, उधारी लेके खाना पड़े तो खा लो, मन को मत मारो, कल का कोई नहीं देखा है, आज भी जीना शुरू करो, कल कोई नहीं देखा, कल के चक्कर में पता आज वर्तमान में अपना टेंशन लेके खराब करोगे। तो इनका अपना कॉन्सेप्ट था, वो चारवाक की बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट दी है। महर्षि नंद ऐसे करके व्यक्ति उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था, बल्कि एक श्लोक बोले थे कि ऋणम घृतम पीबते, ऋण लेकर के अगर घी पीना पड़े तो पी लो, उधारी अगर खाना तो खा लो, मन को मत मारो, कल नहीं कोई देखा है। तीसरा होता आजीविका। आजीविका ये कहते हैं कि देखिए आपके लाइफ में जो अगर आपको मिलना होगा वो मिलेगा, आप अपना कर्म करते जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा। अगर आपको चपरासी बनना चपरासी बनोगे, आपको देश का प्रधानमंत्री बनना बन जाओगे, लेकिन जो आपका डेस्टिनी आपको मंजिल होगा मिलेगा, और जो नहीं होगा कभी नहीं मिलेगा। ये बात कहते हैं कौन, आजीविका। तो बस, लेकिन ये कहते हैं कि जिंदगी को एक काफी और एक कॉन्सेप्ट देते हैं, घूमो टहलो, आज में जीना शुरू करो। जैसे आप देखो लोग करते हैं चलो घूमने चलते हैं, आज ये खाना है खा लो, आज यहाँ टहलना है टहल लो, फालतू चीजों की उलझे हो, कल के चक्कर में क्यों परेशान हो, आज के समय के वर्तमान का खराब कर रहे हो। ये सारा पॉइंट किसने दिया, आजीविका ने। ठीक है दोस्तों, 3 का अपना कॉन्सेप्ट है।
और एक जिनका भाई है, ठीक है, जिनका घर नहीं बस रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, तो इनमें ज्यादा विश्वास करें, उस समय बर्बाद करें। आइए अगला बात करते हैं, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग हो गया चौथा। पांचवा पॉइंट बात करेंगे परमाना। परमाना मीन्स होता है किसी भी चीज का प्रत्यक्ष होना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कोई चीज लिखता हूं, अगर वो आपको दिखाई देता तो एक प्रमाण है। अगर सबूत के साथ जो बात होना उसी को बोलते हैं परमाना। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, तो उस पर कोई बात नहीं हो सकती, इसीलिए उसको बोला गया परमाना। अब परमाना में जब पढ़ोगे तो 5 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से? पहला आपका टॉपिक बात आएगा परमाना में, जिसको बोलते हैं, पांचवा टॉपिक प्रमाणा। अब प्रमाणा में कौन कौन सा? पहला आता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। दूसरा शब्दा, तीसरा अर्थपट्टि, नेक्स्ट अनुमाना, नेक्स्ट अनुपलब्धि, लब्धि, लब्धि और उपमाना, उपमाना। ये पॉइंट आपका याद रखना, यहां से पूछता है। प्रत्यक्ष मतलब किसी भी चीज का प्रूफ होना। जैसे मान लीजिए कोई चीज, अगर मान लीजिए बात करते हैं, भाई दिखाओ, हमें टॉपिक दिखाओ, मैंने बात किया कि इस टॉपिक में मान लीजिए ये संविधान है, तो ये प्रत्यक्ष है कि आप इसको पढ़ के देख सकते हो, इसी बोला गया प्रत्यक्ष, जिसमें सबूत हो। शब्दा मीन्स होता है किसी भी चीज का शब्द के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से लिखित होना चाहिए या बोल करके। अर्थापट्टि किसी भी चीज का अर्थ निकाल करके बातें करना। अर्थापट्टि जैसे आप अर्थ निकालते हो, जिसको आप डिनोट करोगे, कोड, जैसे आप पढ़ते होंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसका कोडिंग से फिर डिकोडिंग करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। अर्थ किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कोई वकील है, अगर वो मान लीजिए काला कोट पहना है, तो आपको लगेगा अर्थ हमने निकाला इसके ड्रेस से कि ये वकील है। अगला बात करते हैं अनुमाना। किसी भी चीज को अनुमान लगा देना, एस्टिमेटेड लगाना। जैसे अनुमान लगाया कि मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही, आवाज आपने सुना तो आपने कहा कोई ट्रेन जा रही है, एक अनुमान है। या कहीं म्यूजिक बज रहा तो आपको लगेगा कहीं जो संगीत का कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो सुन करके या देख करके दूर से जो आप अनुमान लगाते हैं। अनुपलब्धि, जो किसी भी चीज का उपलब्ध ना हो, प्रेजेंट ना हो। आप पता चला किसी व्यक्ति से बोला भाई आज यहाँ पर गवाही देना है, आपको इस व्यक्ति के खिलाफ बात करना है, इन्होंने गलत बात बोला है, उपलब्ध होना, अब प्रेजेंट नहीं हो रहा, अब वो तो उसको बोलेंगे अनुपलब्धि, उपलब्ध जो ना हो। उपमाना किसी व्यक्ति से कंपेयर करना, तुलना करना। एज इट इज, ऐसे वॉइस, ऐसे चाल, ऐसे ढाल, तो इस प्रकार का होता आपका क्या है ये प्रमाणा, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, शब्दा, अर्थापट्टि, अनुमाना, अनुपलब्धि, उपमाना। अब अगला पॉइंट इसी में हम पढ़ते हैं जो आपका आता है, ये इसको टाइप्स ऑफ अनुमाना। ये आपका कौन सा टॉपिक बन जाता है? 6th। इसमें आप पढ़ोगे 2 टॉपिक। कौन सा? व्याप्ति, व्याप्ति व्याप्ति, दूसरा हेत्वाभास, हेत्वाभास। बस व्याप्ति मीन्स होता है जिसमें कोई रीजन हो, कोई कारण छुपा हो। अब कारण मतलब जैसे आप अगर पढ़ाई करते हो, कोई ना कोई कारण है, भाई क्यों पढ़ाई करना चाहते हो? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, समाज में अपना नाम, अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए, या अगर मान लीजिए कहीं आग लगी है तो कोई कोई कारण तो होगा भाई। और अगर मान लीजिए किसी से कोई लड़ाई हुआ तो कोई कोई तो कारण होगा। कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है तो कोई कोई कारण तो हुआ होगा, जिसमें कोई न कोई रीजन देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं व्याप्ति, अर्थात जिसमें रीजन छुपा होता है,
कारण देखने को मिलता है उसको बोलते हैं व्याप्ति। अगर आप यूपीएससी या आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, क्यों करते हैं? कोई न कोई तो कारण है। हो सकता है आपका सपना हो सकता है आपका घर का प्रेशर हो सकता है आपको बेहतर इंसान बनना है, हो सकता है आपको भी अलग कुछ करके अपने समाज को बेहतर करना है। ये रीजन ही कहता है। और हेत्वाभास, हेत्वाभास मीन्स होता है जिसमें कोई गलतियां हैं जिसको ढूंढा जा सकता है। चेकिंग बाय द मिस्टेक, गलतियों को ढूंढना। और ये गलतियां कैसे? या तो कोई गलती से बधित है, जुड़ा है, जिसको बधित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बधित। या वधित बोलते, बी से, इसको वी से बोलते, वधित, आवधित, सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष। ये सारी चीज आप जो देखते होंगे, बधित, आवधित, सत प्रतिपक्ष, ये जो वर्ड आप देखते होंगे इसमें गलतियां ढूंढा जाता है। लेकिन कैसे? मान लीजिए गलतियां कैसे आप चेकिंग, मान लीजिए माउंटेन है, यहां पर मान लीजिए आग लग गई है, आग लगी है, आग, और यहां से मान लीजिए धुआं धुआं उठता है। तो किसी ने बोला कि भाई ये जो पहाड़, इसके पीछे आग लगी, आग क्या है? जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे पता चला? जो ये धुआं है, स्मॉग है, फॉग है, स्मॉग, ये जो धुआं उठ रहा है स्मॉग, फॉग की तरह, तो धुआं देख करके आपने क्या लगाया? अनुमान लगाया। तो बधित किससे बधा हुआ है? आग से, धुआं से। किसके पीछे है? पहाड़ के। ये पॉइंट जो आप कभी बहुत लोग एग्जांपल देके समझाते हैं कि हेत्वाभास मतलब चेकिंग बाय द मिस्टेक। अब गलतियां हो सकता है आग की ना लगी हो, कोहरा कोहरा उठ रहा हो सकता है ठंड का मौसम हो। तो ये क्या होता है? कौन सा बधित है, कौन अबधित है, कौन सा प्रतिपक्ष है, कौन सही रूप से बात करता है, ये सभी पॉइंट हमने जो बात किया ये हमने कंप्लीट अगर एक प्रकार से बेसिक टर्म पे बात किया, इसी बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक दूसरा लेके आएंगे, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, दूसरा टॉपिक बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ करेंगे मैथ का, और जो आपका मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग और डीआई का भी सवाल। तो आज इतना ही है। तब तक आप क्या करिए, जो भी सुना है एंजॉय करो और पढ़ाई करते रहो। फॉर्म जो लगता है आपका अप्रैल तक आ जाएगा, 20 अप्रैल तक फॉर्म आने का चांस है। अभी तो नहीं आएगा, मार्च तक तो भी नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। अभी जो भी आपके पास 3 मंथ टाइम है, भरपूर उसको बेसिक चीजें समझो। बेसिक चीज पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना शुरू करोगे तभी चीजें अच्छा होगा। कहीं से वीडियो मिले, पढ़ाई करिए, सीखिए, अपने लाइफ को, अपना गोल को सेट करिए। ये बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, और अपने गोल से, अपने लक्ष्य से मत भटकिए। जिसमें आप समय दिए हो उसका पूरा समय का सदुपयोग करिए। बहुत से लोग मिलेंगे आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, और जब आप भटक जाओगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसे चलता रहता है, सुनो सबकी, करो अपनी। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।